हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्री टेम्प्ट लेबर, जो कि ऑप्स का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन हम इसको एक इजी वे में बेसिक हेडिंग्स के अंडर, जैसे कि डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, इसका डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, ये 5-6 बेसिक हेडिंग्स में इसको डिस्कस करेंगे। एंड इसी वे से अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। अगर 37th वीक से पहले हमारा लेबर शुरू हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? प्री टर्म, क्योंकि टर्म 37 पे होता है। तो 37 से वीक से पहले अगर लेबर शुरू हो रहा है तो हम इसे क्या कह रहे हैं? प्री टर्म लेबर। तो प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज वन वेयर द लेबर स्टार्ट्स बिफोर द 37 completed वीक, काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट menstrual पीरियड। अब प्रीटर्म बर्थ इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी। मतलब कि जो प्रीटर्म बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके मरने के चांसेस बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी को कम करना है। एंड उसका एक बहुत बड़ा कॉज है प्रीटर्म लेबर। तो अगर हम इसका मैनेजमेंट अच्छे से सीख जाएंगे, हमें पता होगा कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, तो मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी के जो रेट्स हैं वो हम कम कर सकते हैं। इंसिडेंस, द प्रिवलेंस वाइडली वेरीज एंड रेंजेस बिटवीन 5 to 10%। अब देखो इसको इंसिडेंस भी तो कितना ज़्यादा है, 5 to 10%। सारी डेथ्स हमारी प्रीटर्म, सारे जो प्रेगनेंसीज है उसमें से 5 to 10% प्रीटर्म लेबर की होती है। सो ऑल द मोर रीज़न टू स्टडी दिस। सो दैट्स वाई प्रीटर्म लेबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑप्स। तो इसके कॉजेज क्या हैं? व्हाट आर द ईटियोलॉजी? इन अबाउट 50% द कॉज ऑफ द प्रीटर्म लेबर इज नॉट नोन। मतलब कि इडियोपैथिक, हमें पता ही नहीं कि यार क्यों हो रहा है, बट ऑफन इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। तो वो फैक्टर्स है क्या क्या? तो जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि हिस्ट्री में कि पहले कुछ हो चुका है उसकी वजह से, या फिर हमारी प्रेगनेंसी में कुछ हो रहा है उसकी वजह से। तो हिस्ट्री के क्या कॉजेज है? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, अब चाहे वो इंड्यूस्ड हो या स्पॉन्टेनियस हो, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, पहले भी आपको जो बच्चा वो प्रीटर्म हुआ हो, या प्रेगनेंसी फॉलोइंग ARTs, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, कोई बैक्टीरिया हो या UTI इन्फेक्शन, है ना, स्मोकिंग हैबिट्स हो मदर को, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो न्यूट्रिशनल स्टेटस, या मेटरनल स्ट्रेस। तो ये सारे हमारे हिस्ट्री वाले रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्रीटर्म लेबर में ला सकते हैं। फिर आते हैं हमारे रिस्क फैक्टर जो कि कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी है, और मेटरनल कॉज मतलब मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। तो इट कैन बी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम प्रीक्लेम्शिया हो गया, APH हो गया मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, ट्रॉम हो गया, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, पॉलीहाइड्रामिनोस, या फिर यूट्रन एनोमलीज जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, कोई मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस है, या फिर कोई क्रॉनिक डिसीजेज है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनीमिया, या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसके कॉजेज यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, क्लेमाइडिया, है ना। तो ये हमारे क्या है? मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जैसे ट्विंस, ट्रिपलेट्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो जो ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स जैसे होते हैं ना, ये हमारे प्रीटर्म लेबर के चांसेस में बहुत ज़्यादा होता है कि पहले ही हमारा लेबर शुरू हो जाएगा। फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस एंड IUDs। फिर प्लासेंटल हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि प्लासेंटा में प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा एब्रप्शन, है ना। और रिस्क फैक्टर्स अदर कौन से? आइट्रोजेनिक, दैट इज इंडिकेटेड प्री टर्म डिलीवरी ड्यू टू मेडिकल और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस, या फिर इडियोपैथिक जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये तो मेजर कॉज है। तो ये सारे जो हमारे रिस्क फैक्टर्स थे जो हमने 3 स्लाइड में देखे, हिस्ट्री के, कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, मैटरनल वाले और फीटल प्लासेंटल वाले, तो ये सब हमारे कर कैसे रहेंगे प्रीटर्म लेबर? जो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स थे ना, ये हमारे एक्टिवेशन करेंगे फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस का, HP एक्सिस का, बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन करवाएंगे, और यूट्राइन इन्लार्जमेंट, इनमें से कोई एक या तीनों या कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारी कोरियन एम्नियन और डेसिडो पे एक्ट करेंगे। वहाँ से हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये प्रोटीजेस, कोलाजिनेसेस, ये सब रिलीज होंगे, और ये हमारे क्या करेंगे? मायोमीटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवा देंगे। जो सर्विक्स है उसको राइप कर देंगे, जो सर्विक्स है उसको इनसफिशिएंट कर देंगे होल्ड करने से बच्चे को। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? लेबर को इंड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वाई
सॉरी, ये मायोमीटल कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल राइपनिंग, सर्वाइकल इंसफिशिएंसी, दे आर लीडिंग टू प्रीटर्म लेबर एंड डिलीवरी। तो पेशेंट हमारे पास कैसे आएंगी, वो बोलेंगी कि यार मुझे तो पीठ में भी दर्द है, थोड़ा सा लो डल बैक एक, पेट में भी दर्द है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है एंड प्रेशर बढ़ रहा है और मेरा वाटर ब्रेक हो चुका है, या फिर वो डिस्चार्ज के साथ आएंगी कि या तो ब्लीडिंग हो रही है या वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है या फिर कोई वाटरी ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज आ रहा है। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक कि प्रीटर्म लेबर होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, कैसे हो रहा है और पेशेंट कैसे आएंगे। तो जब हमारे पास पेशेंट आ गई है तो हम क्या क्या चीज़ें देख के हम बता सकते हैं कि यार ये प्रीटर्म लेबर की है, मतलब कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। तो डायग्नोसिस के 4 पॉइंट आते हैं। नंबर 1 कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एकदम रेगुलर होंगी, चाहे वो विद या विदाउट पेन हो, एटलीस्ट 1 in every 10 minutes यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस विल बी प्रेजेंट। अगर पूरी लाइन याद नहीं रहती तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस लिख देना, इट्स इनफ। अब आते हैं हमारे 2-3 पॉइंट्स, ठीक है। 2 में आ रहा है हमारा डायलिटेशन मोर देन 2 सेंटीमीटर, इफेसमेंट 80% ऑफ द सर्विक्स। ये जो वैल्यूज़ है ना 2 सेंटीमीटर 80%, ये सब याद रखनी है कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट हो चुका है सर्विक्स, उसका 80% से ज़्यादा इफेसमेंट हो चुका है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द सर्विक्स measured by transvaginal sonography, मतलब कि अल्ट्रासाउंड, इट इज़ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर एंड फनलिंग ऑफ द इंटरनल ओस। तो ये 2 और 3 पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जो हमारा जो सर्विक्स है ना, अब वो हमारा जैसे डायलेट होते रहेगा वो यूट्रस में मर्ज होते रहेगा। तो जो सर्विक्स की लेंथ है वो क्या होती रहेगी, छोटी, क्योंकि वो यूट्रस में मर्ज होते जाता है, डायलेट होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो इसलिए जो डायलिटेशन है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा और जो लेंथ है सर्विक्स की वो 2.5 सेंटीमीटर से कम। तो ये ज़्यादा, कम, 2, 2.5, 80%, ये सारी वैल्यूज अच्छे से याद करनी है। और चौथा पॉइंट क्या है जो कि हमारे साइंस एंड सिम्टम्स में भी था, पेल्विक प्रेशर, बैक एक या कोई डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये हमें 4-5 चीज़ें दिखाई देंगी और हम डायग्नोसिस बना लेंगे कि दैट पेशेंट इज इन प्रीटर्म लेबर। अब कुछ प्रिडिक्टर्स भी होते हैं, इसका आप अलग से आप हेडिंग करके लिखना, बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये। क्लिनिकल प्रिडिक्टर्स, बायोफिजिकल प्रिडिक्टर्स और बायोकेमिकल, 3 हेडिंग लिख देना, क्लिनिकल, बायोफिजिकल और बायोकेमिकल। क्लिनिकल बोले तो जो हमने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन ये सब देखा था, जैसे हिस्ट्री ऑफ प्रायर प्रीटर्म, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कोई जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हमें सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे क्या है, क्लिनिकल पैरामीटर्स। बायोफिजिकल में क्या आता है, बिशॉप स्कोर जो कि हमारे मोर देन 4 आएगा, सर्वाइकल लेंथ जो कि हम अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे कि 2.5 सेंटीमीटर से कम है या फिर 25 mm, एक ही बात है, उससे कम है। या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, हमने कहा था ना रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस 1 in every 10 minutes। तो ये हमारे क्या है, बायोफिजिकल प्रिडिक्टर्स। और लास्ट क्या है, बायोकेमिकल प्रिडिक्टर्स। तो इसी बायोकेमिकल प्रिडिक्टर्स में ना ज़रूर लिखना ये फाइब्रोनेक्टिन वाला वर्ड। Presence of fibronectin in the cervicovaginal discharge between 24 to 34 weeks is characteristic of preterm labor। ये तो एकदम मस्त पॉइंट है, फाइब्रोनेक्टिन वाला लिखना ही लिखना। तो presence of fibronectin in the cervicovaginal discharge between the 24 and 34 weeks is a very good predictor of preterm labor। और बाकी क्या है, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, TNF अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लिनिकल, बायोफिजिकल, बायोकेमिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ प्रीटर्म लेबर। अब ये भी हमने देख लिया, डायग्नोसिस भी बना लिया, तो हमारी अब बस आखिरी चीज़ रहती है कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो करनी ही करनी है, ठीक है। हमारा मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं जिससे लंग मैच्योर हो जाए, है ना, क्योंकि जो हमारे 34 से कम वाले बच्चे होते हैं, 34 वीक से कम वाले, उनमें लंग मैच्योर नहीं हुआ होता तब तक। तो अगर 34 वीक से पहले हमारा ये शुरू हो गया तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुरू कर देंगे जिससे लंग्स मैच्योर हो जाए और नियोनेटल RDS मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या IVH इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज या NEC, ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सके, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट, एंटीनेटल ट्रांसफर ऑफ द मदर विद फीटस इन यूट्रो टू अ टर्शरी सेंटर इक्विप्ड विद NICU। जो भी मदर है जो कि लेबर में जा चुकी है उनको हमें टर्शरी केयर सेंटर मतलब कि हॉस्पिटल्स में उनको ट्रांसफ़र करना है, और ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे NICU की फैसिलिटी हो,
क्योंकि प्रीटर्म बच्चों को नियोनेटोलॉजिस्ट पे दिखाना होता है, NICU में भेजना होता है। टोकोलिटिक ड्रग्स मतलब जो कि यूट्रस को रिलैक्स कर दे, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी ना वो ना हो, तो हम ये इसको अरेस्ट करने के लिए, प्रीटर्म लेबर को अरेस्ट करने के लिए या डिले करने के लिए हम क्या देते हैं, टोकोलिटिक ड्रग्स, जैसे कि निफेडिपिन। फिर एंटीबायोटिक्स, अगर आपको पता है कि कॉज इसका कुछ बैक्टीरियल है ना, या जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बीटा स्ट्रेप्टोकोकस वाला, तो एंटीबायोटिक्स भी हमें देनी है। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक न्यूरोप्रोटेक्टर है, तो ये हमारे सारे जो CNS चीज़ें हैं ना वो प्रिवेंट करेगा, जैसे सेरिब्रल पैल्सी हो गया, तो MgSO4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग कराएंगे, मिनिमल ट्रॉमा डिलीवरी वाले के टाइम, और न्यूरोनटोलॉजिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, एंड विजाइनल डिलीवरी इज प्रेफर्ड अनलेस इंडिकेटेड फॉर सिजेरियन बर्थ। तो ये हमारे क्या थे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि यार ये है ओवरव्यू, ठीक है। पर अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आप इसको 4 हेडिंग्स के अंदर लिखना, डैट इज टू, पहला हेडिंग कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है, कि हो ही ना, प्रीटर्म लेबर प्रिवेंट कैसे हो। दूसरा कि अगर हो गया तो इसको अरेस्ट कैसे करें, जितना हम डिले कर सकते हो उतना डिले करें, ठीक है, और मतलब इसको टर्म की तरफ ले जाए, डिले करना मतलब उसको प्रीटर्म को टर्म की तरफ ले जाए। फिर नंबर 3, अगर वो लेबर में आ चुकी है तो कैसे मैनेज करें, और नंबर 4 नियोनेटल केयर होती है, ठीक है। तो पहला डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में 3 हेडिंग आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वही वो PSM वाला। प्राइमरी मतलब कि रिस्क फैक्टर्स है उनको हमें कम करना है, जिससे इसका इंसिडेंस कम हो जाए प्रीटर्म लेबर का। सो प्राइमरी केयर इज एम्ड टू रिड्यूस द इंसिडेंस बाय रिड्यूसिंग द हाई रिस्क फैक्टर्स। फिर आती है हमारी सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर में मतलब कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जो कि हमारा अर्ली डिटेक्शन है ना, प्रोफाइलेटेड ट्रीटमेंट ये होता है। तो फिर आते हैं हमारे लास्ट टर्शरी केयर। टर्शरी केयर इज एम टू रिड्यूस द पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। टर्शरी केयर मतलब कि प्रीटर्म लेबर हो चुका है, अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, तो वो है हमारी टर्शरी केयर, ठीक है। प्राइमरी में इंसिडेंस कम करना है, सेकेंडरी में डायग्नोसिस बनाना है, स्क्रीनिंग करनी है, और टर्शरी में वो हो चुकी है डिसीज़ या जैसे प्रीटर्म लेबर, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। तो जो हमने सेकेंडरी केयर में बात करी ना, स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोसिस, तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस लगती हैं। तो एक साइड में ना जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इन्वेस्टिगेशंस करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड लिखनी ही लिखनी है। CBC, यूरिन एनालिसिस, कल्चर सेंसिटिविटी, सर्वाइको वेजाइनल स्वैब, है ना, फाइब्रोनेक्टिन मतलब उसी में डिटेक्ट हो जाएगा, कल्चर भी और फाइब्रोनेक्टिन भी सर्वाइको वेजाइनल स्वैब से। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब USG कराएंगे, किस लिए, फीटल वेलबींग के लिए, कि फीटस एकदम सही है नहीं है, सर्वाइकल लेंथ देखने के लिए, प्लासेंटा को लोकलाइज करने के लिए, क्योंकि प्लासेंटा के कॉजेज भी थे, सर्वाइकल की लेंथ भी देखनी है डायग्नोसिस के लिए, फीटस कैसा है वो भी देखना है। तो और लास्ट क्या हमारा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशंस आपको लिखनी ही लिखनी है, 5 ही है, CBC, यूरिन एनालिसिस, कल्चर सेंसिटिविटी, सर्वाइको वेजाइनल स्वैब, USG और इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने प्रिवेंशन भी देख लिया है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, कि अगर उसको प्रीटर्म लेबर हो गया है तो हम उसको अरेस्ट कैसे करें। तो अरेस्ट करने के लिए बेड रेस्ट, एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज, टोकोलिटिक एजेंट्स जैसे निफेडिपिन, एटोसिबैन, MgSO4 और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है भाई। ये सारी 4-5 चीज़ें देनी है हमें प्रीटर्म लेबर को अरेस्ट करना। अब थर्ड पॉइंट, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ लेबर। अगर पेशेंट आपके पास लेबर में ही आ रही है ना, कि लेबर में शुरू हो चुका है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो इसका आता है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। मतलब अगर फर्स्ट स्टेज में लेबर है तो क्या करें, सेकंड स्टेज का लेबर है तो क्या करें। फर्स्ट स्टेज के लेबर में द पेशेंट इज पुट टू बेड टू प्रिवेंट द अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, टू एंश्योर एडिक्वेट फीटल ऑक्सीजनेशन बाय गिविंग ऑक्सीजन टू द मदर बाय मास्क। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज ऑफ चॉइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर लिखना। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। लेबर शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड। सिजेरियन डिलीवरी इज डन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव रीजंस ओनली, और NICU तो होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज का सिंपल सा मैनेजमेंट है। सेकेंड स्टेज में जो हमारा हम बर्थ कराएंगे वो जेंटल और स्लो होना चाहिए, जिससे कंप्रेशन डिकम्प्रेशन ना हो हेड का। एपिसोटोमी कर लो अगर आपको मतलब टू मिनिमाइज द हेड कंप्रेशन, ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है तो। फिर
यहाँ पे द कॉर्ड इज़ टू बी क्लैम्प्ड इमीडिएटली एंड टू शिफ्ट द बेबी टू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब NICU, अंडर द केयर ऑफ न्यूनेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक प्रीटर्म लेबर का ख़त्म होता है। छोटा सा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक याद रखो कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे आपको डायग्नोसिस बनाना है और कैसे आपको मैनेजमेंट करना है और कौन कौन से आपको टेस्ट लिखने होते हैं। ये 4-5 हेडिंग्स हैं। इन्हीं हेडिंग्स में आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए टॉपिक को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।